नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बाहर लगातार हो रही बारिश की बूंदें जब पुरानी खिड़की के कांच से टकरा रही थी, तब 60 वर्षीय सुधा अपनी आराम कुर्सी पर बैठी हाथ में थमी अदरक वाली चाय की प्याली से उठते बाप को शून्य में विलीन होते देख रही थी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। ये वही घर था जो कल तक शहनाइयों की गूंज, मेहमानों के ठाकों और हल्दी मेहंदी की खुशबू से महक रहा था। कल ही तो उसने अपने भतीजे रोहन को विदा किया था। रोहन अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अमेरिका जा चुका था और उससे 5 साल पहले सुधा ने अपनी छोटी विधवा बहन गरिमा का पुनर्विवाह करवाकर उसे एक नए जीवन की ओर भेजा था। आज जब सब अपने अपने घोंसलों में जा चुके थे, सुधा उस विशाल खाली मकान में अकेली रह गई थी। वह त्याग की देवी थी। ये उपाधि उसे समाज, रिश्तेदार और परिवार ने दी थी, लेकिन आज जब वह अपने जीवन की सांझ में खड़ी थी तो यह उपाधि उसे किसी भारी पत्थर जैसी लग रही थी, जिसे ढोते ढोते उसकी कमर झुक गई थी। पर मंजिल का कोई पता नहीं था। सुधा की नज़र सामने रखी मेज पर पड़ी, जहाँ एक पुरानी एल्बम रखी थी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर पर उसकी उंगलियां ठहर गई। तस्वीर में एक नौजवान लड़का और लड़की कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठे हंस रहे थे। लड़का विवेक और लड़की सुधा। यादें जो उसने जिम्मेदारी की मोटी परतों के नीचे दफन कर दी थी, आज बारिश के पानी के साथ रिसकर बाहर आने लगी। सुधा को वो दिन याद आया जब वह 25 साल की थी। विवेक के साथ उसका रिश्ता लगभग तय हो चुका था। दोनों की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने थे। विवेक उसे शहर से दूर पहाड़ों में बसने के सपने दिखाता था, लेकिन नियति ने एक ही रात में सब कुछ बदल दिया। एक बार एक्सीडेंट में सुधा के माता पिता और जीजाजी की मृत्यु हो गई। गरिमा उस समय गर्भवती थी और इस सदमे से वह अपनी मानसिक सुध-बुध खो बैठी थी। घर में सिवाय मातम और एक अजन्मे बच्चे की जिम्मेदारी के कुछ नहीं बचा था। विवेक आया था। उसने सुधा का हाथ थामकर कहा था, सुधा, हम गरिमा दीदी को अपने साथ रखेंगे। हम मिलकर सब संभाल लेंगे। शादी मत तोड़ो। लेकिन सुधा जानती थी कि गरिमा की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे किसी दूसरे के घर ले जाया जा सके। उसे 2400 घंटे देखभाल की ज़रूरत थी और आने वाला बच्चा उसे एक पिता नहीं तो कम से कम एक समर्पित माँ तो चाहिए थी। सुधा ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, जो उसे अपने कर्तव्यों से बनने को कह रही थी। उसने विवेक से कहा था, विवेक, मैं तुम्हारे सपनों की उड़ान में एक भारी बोझ नहीं बनना चाहती। गरिमा और उसके बच्चे को मेरी ज़रूरत है। मेरा जीवन अब मेरा नहीं रहा। विवेक ने बहुत समझाया, गिड़गिड़ाया, पर सुधा चट्टान की तरह अड़ग रही। अंततः विवेक चला गया। सुना था उसे 2 साल बाद माता पिता के दबाव में शादी कर ली थी। सुधा ने खुद को झोंक दिया। गरिमा के बेटे रोहन का जन्म हुआ। सुधा ने मासी होते हुए भी यशोदा का किरदार निभाया। गरिमा डिप्रेशन के अंधेरे कुएं में थी। उसे संभालने में सुधा की जवानी कब ढल गई, पता ही नहीं चला। रातों को जागकर रोहन को लोरी सुनाना, गरिमा को दवाइयाँ देना और साथ ही साथ पिता की छोड़ी हुई छोटी सी दुकान को संभालना, ताकि घर का खर्च चल सके। लोग उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे। सुधा जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। साक्षात देवी है। इसने तो अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी। ये शब्द पहले मरहम जैसे लगते थे, पर धीरे धीरे ये शब्द उन जंजीरों में बदल गए जिन्होंने सुधा को जकड़ लिया था। वह अब इंसान नहीं, एक मूर्ति बन चुकी थी, जिससे सिर्फ देने की उम्मीद की जाती थी, जिसे न भूख लगती थी, न जिसे प्रेम की प्यास थी। समय का पहिया घूमा। रोहन बड़ा हुआ, समझदार निकला। गरिमा की हालत में भी सुधार आया। जब गरिमा 40 की हुई, सामान्य जीवन जीने लायक हो गई, तो सुधा ने समाज से लड़कर उसका पुनर्विवाह करवाया। लोग बातें बनाते रहे, बुढ़ापे में शादी, सुधा पागल हो गई है। पर सुधा ने किसी की नहीं सुनी। उसे लगा कि गरिमा को एक साथी मिलना चाहिए। गरिमा अपने नए पति के साथ दूसरे शहर चली गई। रोहन पढ़ाई के लिए हॉस्टल और फिर नौकरी के लिए विदेश। सुधा को गर्व था कि उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी। उसने एक टूटे हुए परिवार को अपने खून पसीने से सींच कर फिर से खड़ा कर दिया था। लेकिन आज वह गर्व कहाँ था। आज जब घुटनों में दर्द होता है, जब रात को प्यास लगने पर खुद उठकर पानी लेना पड़ता है,
जब मन करता है कि कोई पूछे, सुधा आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, तब वह गर्व आंसुओं में बह जाता है। सुधा ने चाय की ठंडी प्याली मेज पर रख दी। उसे महसूस हुआ कि उसने दूसरों के घर बसाने के लिए अपनी खुद की नींव खोद दी। गरिमा खुश है, कभी कभार फ़ोन कर लेती है। रोहन भी मासी यू आर द बेस्ट का मैसेज भेज देता है। पर क्या वीडियो कॉल उस अकेलेपन को भर सकता है जो इस विशाल घर में घुसता है। उसने सोचा, क्या मेरा प्रेम, मेरा विवेक, मेरा अपना परिवार सब कुछ एक छलावा था? क्या त्याग का फल यही अकेलापन है? तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुधा चौंक गई। उस तूफानी शाम में कौन होगा, दूध वाला या कोई पड़ोसी? उसने शॉल ओढ़ा और धीरे धीरे चलकर दरवाज़ा खोला। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। सिर पर चांदी जैसे सफ़ेद बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ और हाथ में एक भीगा हुआ छाता। उसने एक लंबा ओवरकोट पहना था। सुधा की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई। वह चेहरा, वो आंखें, समय ने लकीरें खींच दी थी पर पहचान नहीं मिटा पाया था। विवेक, सुधा के मुंह से फुसफुसाहट निकली। बुजुर्ग व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। पहचान लिया? मुझे लगा 35 साल बहुत होते हैं किसी को भूलने के लिए। सुधा अवाक थी। वो दरवाजे से हट गई और विवेक अंदर आ गया। उसने अपना छाता कोने में रखा। तुम यहाँ कैसे? सुधा की आवाज़ कांप रही थी। विवेक सोफे पर बैठ गया। उसने घर को चारों तरफ देखा। सूना था। रोहन की शादी थी, मैं शहर में ही था। हिम्मत नहीं हुई तब आने की। सोचा जब भीड़ छट जाएगी तब आऊँगा। सुधा अभी भी खड़ी थी। चाय लाऊं? उसने वही पूछा जो एक भारतीय गृहिणी की आदत होती है। अदरक वाली? विवेक मुस्कुराया। जैसे कॉलेज कैंटीन में पीते थे। रसोई में चाय बनाते वक्त सुधा के हाथ काँप रहे थे। अतीत उसके सामने खड़ा था, वह अतीत जिसे उसने त्याग दिया था। चाय लेकर जब वह लौटी तो विवेक एल्बम देख रहा था। तुमने बहुत संघर्ष किया सुधा, विवेक ने गंभीर स्वर में कहा। गरिमा ठीक है, हाँ वह खुश है, सुधा ने कहा। और रोहन, वो भी सेटल हो गया है। और तुम? विवेक ने सीधे सुधा की आंखों में देखा। क्या तुम खुश हो सुधा? सुधा की आंखों से अनायास ही आंसू छलक पड़े। वह झूठ नहीं बोल सकी। वह जो मुखौटा दुनिया के सामने पहनती थी वह विवेक के सामने पिघल गया। खुशी पता नहीं विवेक, संतोष है कि जिम्मेदारियां पूरी की, पर अंदर अंदर एक खालीपन है। ऐसा लगता है जैसे मैं एक स्टेशन पर थी जहां गाड़ियां आई, रुकी और अपनी मंजिल की ओर चली गई और मैं वहीं खड़ी रह गई, पटरियों को निहारते हुए। विवेक ने चाय का घूंट भरा और खिड़की के बाहर देखा। मेरी पत्नी 5 साल पहले गुजर गई सुधा। कैंसर था। बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। मैं भी एक बड़े घर में अकेला रहता हूँ। सुधा ने चौंक कर उसे देखा। विवेक ने आगे कहा, जीवन अजीब है ना। हम जवानी में भागते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, समाज के नियम मानते हैं और अंत में हम सब अकेले रह जाते हैं। चाहे जिसने त्याग किया हो या जिसने गृहस्थी भोगी हो, सांझ का रंग सबके लिए एक जैसा होता है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा निकाला। ये एक पुरानी मूवी टिकट थी जो पीली पड़ चुकी थी। ये याद है, हमारी आखिरी डेट की टिकट। मैंने इसे कभी नहीं फेंका। सुधा सन्न रह गई। सुधा, विवेक ने नरम आवाज़ में कहा, हम अपना अतीत नहीं बदल सकते। तुमने जो किया वो महान था। तुमने 3 जिंदगियां बचाई, लेकिन क्या आप जीवन के इस पड़ाव पर हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते? अब क्या हो सकता है विवेक? अब हम दोस्त बन सकते हैं। विवेक ने बीच में ही कहा, मैं पास वाले कॉलोनी में शिफ्ट हो गया हूँ। मैंने वहाँ एक छोटा सा म्यूज़िक खोला है, स्कूल। बच्चों को वायलिन सिखाता हूँ। तुम्हें याद है तुम्हें पेंटिंग का कितना शौक था? सुधा को याद आया, रंगों की दुनिया जिसे उसने गरिमा की देखभाल के चक्कर में छोड़ दिया था। मेरे घर के पीछे एक बगीचा है, वहाँ बहुत अच्छी रोशनी आती है। विवेक ने कहा, क्या तुम कल शाम वहाँ आकर कैनवास पर कुछ रंग भरना चाहोगी? कोई उम्मीद नहीं, कोई वादा नहीं, कोई रिश्ता नहीं, बस 2 पुराने दोस्त जो अपनी ज़िंदगी की शाम साथ बैठकर चाय पी सके और अपने अकेलेपन को काट सके। सुधा ने विवेक को देखा। उसकी आंखों में वही पुराना भरोसा था। उसे महसूस हुआ कि प्रेम सिर्फ युवावस्था का आवेग नहीं होता। प्रेम वह ठहराव है जो तूफानी जिंदगी के बाद आपको किनारे पर मिलता है। उसने महसूस किया कि जिम्मेदारियां ख़त्म हो चुकी हैं और अब उसके पास वह समय है जो उसने हमेशा दूसरों को दिया था। उसका त्याग व्यर्थ नहीं था, लेकिन अब उस त्याग के अध्याय को बंद करके स्वयं के अध्याय को खोलने का समय आ गया था। सुधा ने अपने आंसू पोंछे। उसके चेहरों पर वर्षों बाद एक वास्तविक मुस्कान आई, जिसमें कोई बोझ नहीं था।
मेरे हाथ थोड़े काँपते हैं अब, सुधा ने कहा। मेरे भी, विवेक हंसा। शायद इसलिए हम दोनों के टेढ़े मेढ़े ब्रश स्ट्रोक मिलकर एक अच्छी पेंटिंग बनाएंगे। बाहर बारिश भी अब हो रही थी, लेकिन अब वह सुधा को डरा नहीं रही थी। घड़ी टिक 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 अब हथौड़े की चोट नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की धड़कन लग रही थी। उस शाम सुधा ने सीखा कि जीवन की सांझ का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं होता। अगर सही साथी मिल जाए तो सांझ का मतलब गोदीली बेला भी होता है। वह समय जब घर लौटने का सुकून सबसे ज़्यादा होता है। उसने चाय की प्याली उठाई और विवेक के साथ खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश देखने लगी। उसकी तलाश खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब जाकर उसे अपनी मंजिल मिली थी, वह खुद। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उसका पुराना हमसफ़र वापस आ गया था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।